गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का वीडियो 11। इस वीडियो में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपके किताब में, एनसीईआरटी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ जाना। कूलम्ब्स लॉ में जो कांस्टेंट आता है एयर मीडियम के लिए, उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ये सारा चीज जाना। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोगों ने किया था। कूलम्ब क्या दिया आपको याद होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कितना, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कूलम्ब्स लॉ। ओके, आज हम लोग देखते हैं कि उसी टॉपिक से एनसीईआरटी में और क्या क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और है आपके एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 12। 12 यानी 1.12 एनसीईआरटी। एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, काम देगा आपको आगे चल करके। इसमें ए नंबर क्या कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. इसका आंसर कितना है? अच्छा, ये ए हुआ, इसमें बी भी है। what is the force of
repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved। चलिए दोनों का आंसर लिखा जाए। ए का आंसर है 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन और बी का आंसर है 0.24 न्यूटन। ये आंसर लिखा है। ओके, तो देखा जाए, फिर से आपको बता दे, कूलम्ब्स लॉ याद दिला दे, चूंकि कह रहा है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। फिर से वही फोर्स की बात हो रही है। दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बार बार बोल रहे हैं जहां भी दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने की बात आएगी, दिमाग में तुरंत कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए। कूलम्ब गेव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब क्या दिए? मैग्नीट्यूड। किस चीज का मैग्नीट्यूड भाई? फोर्स का। दो चार्ज जब एक दूसरे के नजदीक में रखा रहेगा, दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कूलम्ब्स लॉ को हम लोग सिर्फ फोर्स के लिए ही नहीं, कूलम्ब्स लॉ को हम लोग फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज के लिए भी यूज कर सकते हैं। फोर्स निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। देखेंगे हम लोग और भी क्वेश्चन। असाइनमेंट में हर तरह का क्वेश्चन आपको हमने दिया हुआ है, इसलिए असाइनमेंट जरूर बनाएंगे, एक एक तरह का टाइप, हर टाइप का। जैसे आपके एनसीईआरटी में यहाँ भी फोर्स निकालना है, लेकिन असाइनमेंट में डिस्टेंस निकालने का भी क्वेश्चन है, चार्ज निकालने का भी क्वेश्चन है ना। और सारा क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का है या उसी लेवल का है, एच.सी. वर्मा लेवल का ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन एच.सी. वर्मा साहब की किताब से ही हमने असाइनमेंट को तैयार किया है। मन लगा करके पढ़िए, न्यूमेरिकल्स का वीडियो, थ्योरी का वीडियो जरूर देखिए, एक अच्छा तैयारी हो जाएगा आपके जेईई मेन के लिए। ओके, चलिए देखा जाए भाई। अब इस क्वेश्चन को आइए, क्या कह रहा है? टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स एंड वी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। यानी कि हमने क्या कहा कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का डेटा तैयार करते जाइए, सॉल्यूशन जब करते हैं और आधा हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, तो कह रहा है कि दो चार्ज स्फेयर है ए और बी, जिनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि लिख सकते हैं 0.5 मीटर। ये आर दे दिया। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन? एफ पूछने, एफ का बात हो रहा है कि एफ कितना होगा। इफ द चार्जेज ऑन ईच, दोनों के चार्ज का बात हो रहा है, Q1 ऑफ भी इक्वल टू Q2 भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, है ना। आपका Q1 Q2 दोनों दे दिया, R दे दिया, F पूछ रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सब तो दे दिया सर, एकदम दिया रहेगा। हवा में क्वेश्चन थोड़े बनेगा, जो निकालने देगा कुछ। क्वेश्चन का मतलब क्या? कुछ डेटा दिया रहेगा, कुछ निकालने देगा। अब कौन सा डेटा दिया है, क्या निकालने दिया, इसके लिए उस टॉपिक का थ्योरी याद रखिए।
फोर्स निकालने बोला है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, K Q1 Q2 बाई आर। अब भाई फोर्स निकालना है, फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि Q1 Q2 और R चाहिए तभी फोर्स निकलेगा। ठीक है, तो एकदम कंसेप्ट पर पकड़ बना के रखिएगा, न्यूमेरिकल्स आसानी से बनेगा। चलिए अब देखा जाए, बनाइए, सॉल्व कीजिए, क्या होगा। तो आसान हो गया ना अब। तो अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा सोचने वाला बात क्या है कि सर अपने मन से कूलम्स लॉ लगा दे रहे हैं आप, पॉइंट चार्जवा तो लिखवे नहीं कर रहा। अरे भैया पॉइंट चार्ज नहीं लिखेगा, वो कंसेप्ट है ना, तो उस कंसेप्ट का रिलेशन दिया रहेगा। क्या कह रहा है, आगे तो पढ़िए। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबली कंपेयर टू द डिस्टेंस। कह रहा है कि ए और बी का जो साइज यानी रेडियस है वो नेग्लिजिबल है डिस्टेंस के, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, यानी डिस्टेंस के कंपैरिजन में रेडियस बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, इट मींस पॉइंट चार्ज। और जब ये पॉइंट चार्ज हो गया देन कूलम्स लॉ। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे वहां पिछला क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में बताए थे, स्मॉल स्फीयर लिख दिया था, यहां पर स्मॉल ना लिख करके फिर रेडियस का बात हुआ तो रेडियस के बारे में लिख रहा है, नेग्लिजिबल है सेपरेशन। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट किया रहेगा भाई, इंडिकेट नहीं किया रहेगा। साइज और डिस्टेंस बराबर होंगे या साइज बड़ा होगा, वहां कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन में ये इंडिकेट किया रहेगा, है ना। तो चलिए फिर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, Q2 भी 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 बाई आर स्क्वायर। आर यानी 0.5 का होल स्क्वायर कर दिया जाए, हो तो गया। नहीं हुआ, कितना आसान था। अब वैल्यू पुट कीजिए और F इज इक्वल टू 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर, फिर से यहाँ आ गया -5 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.5, ये दशमलव हटा, ये दशमलव हट गया, 5 से 13, 5 से यहाँ भी 13, कितना आ गया। अब F इज इक्वल टू 9 इंटू 169 इंटू 10 टू द पावर -5। सॉल्व किया जाए, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 8 62, 9 1 जा 9 15 इंटू 10 टू द पावर -5। डेसिमल यहाँ से यहाँ लाया जाए, कितना हो जाएगा भाई। F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। हो गया आंसर। ये ए का सॉल्यूशन है ना, ए का सॉल्यूशन। बी में क्या कह रहा है, नंबर बी में क्या कह रहा है देखिए तो। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, फिर से फोर्स ही पूछ रहा है, एफ न्यू या एफ डैश, चलिए क्या होगा, कब, इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। ये देखिए अब कह रहा है कि दोनों स्फीयर को डबल चार्ज कर देते हैं, यानी कि Q1 डैश, नया डैश कहने का तो पहला चार्ज जो है 2 टाइम्स ऑफ Q1 है, और दूसरा जो चार्ज है Q2 डैश, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q2। दोनों चार्ज को डबल कर दिया, अच्छा बात है। ऐसे पहले हम लोग डेटा तैयार कर ले, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और r डैश जो है नया डिस्टेंस, इट इज r/2। अब देखिए ना, इसको हम लोग ऐसे ओरली भी इसको बना सकते थे। क्या सर, कि अगर चार्ज को डबल किया तो चार्ज पर तो डायरेक्टली दोनों चार्ज को डबल किया, यानी 4 टाइम्स, फोर्स जो है 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस को हाफ किया तो डिस्टेंस को हाफ, डिस्टेंस कम किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हाफ का स्क्वायर, यानी कि अगेन 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो 4 टाइम्स चार्ज के कारण बढ़ेगा, 4 टाइम्स डिस्टेंस के कारण बढ़ेगा, यानी टोटल 16 टाइम्स इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप देखिए ना, चार्ज को डबल करने का बात हो रहा है, और फोर्स जो है दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कैसा डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स
डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब भाई मैग्नीट्यूड को हम डबल कर दे रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 टाइम्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली का मतलब डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस को घटा ही तो रहा है, हाफ कर रहा है, हाफ का स्क्वायर 4 टाइम्स, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा ना, यानी टोटल 16 टाइम्स। चलिए ऐसे, और नहीं तो फिर डेटा लिख दीजिए, तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर F डैश इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश बाई R डैश का होल स्क्वायर। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर F डैश इज इक्वल टू K रहने दीजिए, Q1 डैश 2Q1 इंटू 2Q2 और R डैश यानी क्या, सॉरी R डैश का होल स्क्वायर, ऐसा करते हैं, तो R डैश यानी R/2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 ऊपर चला गया, देन F डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 4K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर चला गया, देन F डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको तो हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, यानी कि F1 डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ दिस इज F, दिस इज F, और हमारा F कितना आ गया था, 16 टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व करेंगे इसको, 0.24 न्यूटन आएगा, देखिए ना। या अगर ऐसे नहीं तो यहाँ पर इसका वैल्यू उठाते जाइए, इसको डबल कर देंगे, 6.5 को डबल करते चले जाएंगे, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन को अपने से भी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने के बाद, जब हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझने के बाद कैलकुलेशन क्या समझाना है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं ना, सिंपल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। कहीं अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है, और आप इतने जूनियर नहीं हैं कि इंटू और डिवाइड नहीं समझ में आए, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप देख लीजिए ना वीडियो को कैसे कैसे किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझने के बाद कैलकुलेशन तो अपने से कीजिए ना। कैलकुलेशन को एकदम छापने, आपको आसान तरीका से आता नहीं, जरा ऐसे करेंगे तो आसान होगा, तो ऐसे कर लीजिए ना, ओके। चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, नोट कीजिए इसको। फिर से स्वागत है इस वीडियो में आपका, और अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अब कूलम्स लॉ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कूलम्स लॉ जाने, कूलम ने क्या दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कितना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन अब बात है कि सर कूलम ने तो दो चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया, बट हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सर ये फोर्स किधर लग रहा होगा, डायरेक्शन जानना होगा ना फोर्स का, कि ये फोर्स किधर लग रहा होगा सर। यानी कि अब हम लोग कूलम्स लॉ जो है, कूलम साहब ने जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया, अब हम लोग इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यानी डायरेक्शन के साथ एक्सप्रेस करेंगे। तो आज का अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और अगर आपके एग्जाम में कूलम्स लॉ आना होता है तो यही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन होता है स्टेट कूलम्स लॉ, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। स्टेट कूलम्स लॉ, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ लिखें और इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें।
ये आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, तो स्टेटमेंट तो सेम होगा कूलम्स लॉ का, स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं। क्या है स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। स्टेटमेंट को तो फिर से समझाने की जरूरत है नहीं, हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है कूलम्स लॉ? कि इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ऑफ लिखा गया, सॉरी, अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude। यानी कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली डिपेंड करेगा किस पर? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही है ना? तो हम लोग इसको एक्सप्रेस भी किए हुए थे। लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance R मान लिया जाए। ये हम लोग दिखा लिए। चलिए, ये हमारा क्या हो गया? Q1, और ये इतना दूरी पर हो गया हमारा Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। यही था ना, कूलम्स लॉ में भी ये सीखे हुए हैं। लेकिन सर, अगर इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लॉ से समझ लेंगे, लॉ से निकाल लेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है? अब फोर्स तो दो ही तरह का लगेगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। अट्रैक्शन होने के लिए दोनों अनलाइक चार्ज होना चाहिए, रिपल्सन होने के लिए दोनों को लाइक चार्ज होना चाहिए। और जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है, तब तक हम डायरेक्शन भी तो नहीं दिखा पाएंगे। हम यहाँ पर कूलम के जनरल फॉर्म को नहीं लिखने जा रहे हैं। जनरल फॉर्म तो हम लोग पढ़ लिए हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लॉ तो वही बात तो ये भी कह रहा है, लेकिन फिर यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं? हमने कहा एक फोर्स को लिखिए 10 न्यूटन,
तो क्या ये वेक्टर फॉर्म हो गया? नहीं हुआ ना। वेक्टर फॉर्म को वेक्टर एफ लिखना है, और वेक्टर एफ खाली यहाँ एरो लगाने से नहीं होगा और 10 न्यूटन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 10i, 10j, 10k, 10 कुछ भी लिखना होगा उसका डायरेक्शन के साथ। ये है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब विथ डायरेक्शन। तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर में डायरेक्शन कहां है? वो तो जनरल फॉर्म हो गया। इसी चीज को हमको यहां पर दिखाना है। अब भैया डायरेक्शन तो तभी ना पता चलेगा। डायरेक्शन कब पता चलेगा? जब हमको सर ये पता चले कि दोनों अट्रैक्ट कर रहा है कि दोनों रिपेल कर रहा है। जब हमको ये बात पता चलेगा कि दोनों अट्रैक्ट कर रहा है कि दोनों रिपेल कर रहा है, तब ना हम उसका डायरेक्शन को जान पाएंगे। समझिए बात को। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो सर फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ? इनवर्ड। अगर रिपेल कर रहा है तो सर फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ? आउटवर्ड। तो यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा ये दोनों चार्ज जो है ये किस नेचर का है। लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है? समझ में आ रहा है? ये दोनों चार्ज किस नेचर का है? लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है? अगर लाइक चार्ज हुआ देन रिपल्सन, अनलाइक चार्ज हुआ देन अट्रैक्शन। ओके, तो फिर बताया जाए। तो इसीलिए हम लोग यहां पर जो लेट करेंगे, लेट टू पॉइंट चार्जेस नहीं, क्या लेट टू आइदर लाइक और अनलाइक। या तो लाइक मानना होगा या अनलाइक मानना होगा। या तो लाइक मानना होगा, लाइक पॉइंट चार्जेस, या अनलाइक पॉइंट चार्जेस। कोई एक नेचर तो भैया मानना होगा, तभी डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। 2-2 न्यूटन का सर, 2-2 कूलम का सर, 2-2 कूलम क्या? प्लस प्लस, माइनस माइनस की प्लस माइनस। तभी हम उसके डायरेक्शन को जान सकते हैं। इसलिए अब जब कूलम को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कूलम्स लॉ को हम लोग विथ नेचर लेंगे। किस नेचर का चार्ज है आपके पास? लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज? तो चलिए हम लोगों ने लाइक चार्ज ले लिया। लाइक चार्ज कैसा ले लिया जाए? प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो चलिए प्लस प्लस ले लेते हैं। अब जब हम लोगों ने प्लस प्लस ले लिया तो पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इस पर जो रिपल्सन का फोर्स, रिपल्सन यानी धक्का देना, मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, तो हम आपको किधर रिपेल करेंगे? आउटवर्ड। आप हमको किधर रिपेल कीजिएगा? आउटवर्ड। तो इसको Q1 को Q2 किधर रिपेल करेगा? उधर ना। ये इस डायरेक्शन में ये Q1 इधर रिपेल होगा बाहर की ओर, और Q2 किधर रिपेल होगा? ये बाहर की ओर रिपेल होगा। एरो लगा दिए, ये इधर रिपेल हो रहा है और ये इधर रिपेल हो रहा है। अब इसी को, ये जो एरो इधर लगा, ये किस पर फोर्स लग रहा है? Q1 पर। तो इसको नाम दे देते हैं F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, किसके कारण? ड्यू टू सेकेंड चार्ज। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। और ये किस पर फोर्स लगा है भाई? तो ये लगा है Q2 पर। देन फोर्स F21 मान लिए इसको, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ये दोनों हम लोगों ने दिखा दिया। अब इसी चीज को यहां लेट कर लिया जाए। लेट क्या क्या? तो लेट F12 क्या माना है हमने? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन Q1 लिख देते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 यानी फर्स्ट चार्ज। और F21 क्या माना है हमने? फोर्स ऑन Q2
ड्यू टू Q1, Q2 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। एंड F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1, Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर लगाएगा। चलिए ये तो हम लोग, अब यहां पर देखिए ना, दोनों फोर्स जो लग रहा है किस किस डायरेक्शन में, एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अगर अट्रैक्शन भी होता तो एक अंदर लगता है, दोनों अंदर लगता। ठीक है, अब बात है कि सर डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? तो आपको पता होगा डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं। डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सा वेक्टर यूज में आता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कैप लगा करके लिखना होगा, ए कैप, बी कैप, सी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से। तो यहां पर दो डायरेक्शन कौन कौन है? एक उधर और एक इधर। तो इधर उधर नहीं ना लिखना होगा, कुछ तो नाम देना होगा, ए से बी, बी से ए। तो यहां पर क्या नाम दे दिया जाए? तो अब देखिए ना, यहीं पर ज्यादा नाम लिखने का भी जरूरत नहीं है, जो यहां पर हम लोगों ने लिया इसी से काम चलाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, यानी 1 2 तो नाम दिया ही हुआ। तो एक फोर्स लग रहा है इधर, इधर यानी 2 से 1। इधर का मतलब क्या हुआ? 2 से 1। और एक फोर्स लग रहा है इधर, इधर यानी कि 1 से 2। तो यहां पर दो यूनिट वेक्टर मान लिया जाए, आर कैप 1 2 और आर कैप 2 1। ये क्या है भाई? इट इज द यूनिट वेक्टर। आर कैप 1 2 क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किधर वाला? अलोंग Q1 टू Q2। Q1 से Q2 का जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, 1 से 2 का डायरेक्शन अगर दिखाना होगा तो R12 यूज कर लेंगे, और अगर 2 से 1 का डायरेक्शन दिखाना होगा तो R2 से 1 यानी R21 यूज कर लेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग Q2 टू Q1। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब एक्सप्रेस किया जाए कूलम्स लॉ। क्या कहा भाई? तो फ्रॉम लॉ क्या कह रहा है? तो अब F12 यानी पहला चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा? तो K Q1 Q2 बाई R², यही ना है। लेकिन ये तो सर हम लोग पिछले टॉपिक में भी पढ़े, जनरल फॉर्म हो गया सर, वेक्टर फॉर्म हुआ कहाँ? सही बात है भाई, वेक्टर फॉर्म कहाँ हुआ? हमको तो वेक्टर फॉर्म यानी कि वेक्टर F12 दिखाना है ना। हाँ सर, वेक्टर F दिखाना है। अब जब यहाँ सर वेक्टर लगाएंगे तो फिर इधर भी तो उसका डायरेक्शन दिखाना होगा। तो F12 का क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन Q1, Q1 पर फोर्स कौन लगा रहा था? Q2। तो Q1 पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, देखिए एरो इधर बना हुआ है। तो इधर यानी क्या? 2 से 1। इधर का मतलब किधर जा रहा है? 2 से 1 की ओर। तो 2 से 1 के लिए कौन सा डायरेक्शन हम लोगों ने माना हुआ है? R21 कैप। और यही काम अब इस पर फोर्स निकालिए, ऑल्सो F21। F21 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई R² अगेन। फिर तो उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन इस बार डायरेक्शन, इस पर 2 पर फोर्स तो इधर लग रहा है सर, रिपेल इधर हो रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? R, इधर का मतलब क्या? 1 से 2, R12 कैप, ये आ गया। और इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हो गया। एग्जाम में कूलम्स लॉ अगर आता है तो वो वेक्टर फॉर्म ही एक्सप्रेस करने आता है, इसलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हम लोग इसी में, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लाइक चार्ज वाला तो आप एक्सप्लेन कर दिए, समझ में आ गया, अनलाइक चार्ज वाला सर कैसे करेंगे? तो चलिए इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अनलाइक चार्ज वाले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम में एक ही नेचर को लेके एक्सप्लेन करना है, आइदर लाइक और अनलाइक। लेकिन अगर रटने वाली बात नहीं है, नहीं सर हमको मन कर रहा है ना अनलाइक करेंगे हम, तो आप कर दीजिए ना। क्या चेंज होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा देखते हैं, लेकिन पहले इसको लिखिए। चलिए जल्दी से लिखिए।
लिख लिए होंगे अब? हाँ चलिए लिख लिए। अब अगर कोई कह रहा है नहीं सर हम अनलाइक चार्ज लेंगे, चलिए भैया आप अनलाइक ले लीजिए। अनलाइक ले लिए। अनलाइक का मतलब एक प्लस और एक माइनस, है ना। अनलाइक का मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो जब एक प्लस एक माइनस हो गया तो अब फोर्सवा कैसा लग रहेगा? अब फोर्सवा कैसा लगेगा? अब रिपल्सन होगा क्या? नहीं सर, आप तो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ हम क्या पढ़ाए थे? वो तो किताब में है ना, वो चार्ज का अपना प्रॉपर्टी है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब जब अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर देखिए, रिपील कर रहा था तो एरो बाहर की ओर था, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा तो सर ये एरो जो है, ये एरो अट्रैक्ट करने जब लगेगा दोनों चार्ज तो ये एरो अंदर की ओर आ जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा। इतना ही ना चेंज होगा। अरे भैया अनलाइक चार्ज लेंगे तो जो अभी बाहर धक्का दे रहे थे एक दूसरे को खींचने लगेंगे। हम आपको खींचेंगे, आप हमको खींचिएगा अपनी ओर, बस हो गया, एरो अंदर की ओर। अब यहां से देखिए बाकी सारा, यहां पर अभी भी वही दो डायरेक्शन है, ये आ गया 1 से 2, ये हो गया 2 से 1, फोर्स वही रहा, यानी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अब जब हम इस फोर्स को दिखाएंगे F12 को, अभी F12 उधर जा रहा था, अब F12 इधर, अब डायरेक्शन खाली चेंज हो गया। अभी जब उधर जा रहा था तो 2 से 1 जा रहा था, अब 1 से 2, यानी कि जब F12 को एक्सप्लेन करेंगे, अब देखिए ना F12 की इधर अंदर आने लगा ना, अंदर यानी एरो इधर, यानी 1 से 2 R12 कैप। और अगर हम F21 की बात करें तो 2, अब ये F2 का मतलब क्या? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, इस पर जो फोर्स है अब इधर जाने लगा, यानी 2 से 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 1 कैप, बस डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसमें क्या रखने वाली बात है? अगर पहले तो आप जब भी एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो याद रखेंगे हमको चार्ज का नेचर लेना हो। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस खाली लेने से काम नहीं चलेगा, कंसीडर 2 लाइक पॉइंट चार्जेस और अनलाइक पॉइंट चार्जेस। और जब लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज ले लेंगे, पता चल जाएगा कि अगर लाइक चार्ज लिए हुए हैं तो रिपल्सन यानी एरो बाहर की ओर, अनलाइक चार्ज लिए हुए हैं तो अट्रैक्शन यानी एरो अंदर की ओर। बस उसी को यहाँ एरो लगा लेंगे तो अपने डायरेक्शन दिखने लगेगा कि किधर जा रहा है। ओके, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही एक्सप्रेस करना है। आप आइदर लाइक को लेकर के, दोनों चार्ज लाइक लेकर के एक्सप्रेस कर दीजिए और अनलाइक लेकर के। ओके चलिए, इसको लिखना नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है, आप लिख सकते हैं कॉपी में लाइक अनलाइक करके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग थोड़ा सा कूलम्स लॉ में और रह गया, कूलम्स लॉ में थोड़ा सा लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ने से क्या क्या पता चला इसको जानेंगे। और लास्ट में कूलम्स लॉ का लिमिटेशन, कहाँ कूलम्स लॉ यूज कहाँ तक होगा, कूलम्स लॉ यूज कहाँ नहीं होगा, इट इज द लिमिटेशन। तो इतना दूर आप कूलम्स लॉ को मन लगा करके, क्योंकि आगे का टॉपिक में भी कूलम्स लॉ यूज होता रहेगा, इसलिए कूलम्स लॉ में बहुत सिंपल सा लॉ है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और उसका डायरेक्शन। अगर लाइक चार्ज है देन रिपल्सन, अनलाइक चार्ज है देन अट्रैक्शन। ओके चलिए नोट कीजिए, बाय।